बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीर एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा पूरा हो चुका है और लैंड रेवेन्यू के कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं। हम मज़ीद इसके बाद जो पीर एक्ट और इसके रिलेटेड लाज उसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको मुकम्मल देखेंगे। आज डेट है 25। अगले 5 दिनों में आपको मुकम्मल सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बंदी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। जो पीरा एक्ट था, आपको किसी को पता है ये कौन सा एक्ट था? वो था 11 एक्ट 11 ऑफ 2024। ये कौन सा है? 7। ये है तो 2024 का टोटल क्या है? ये सातवां एक्ट है ये। ठीक है, अब सबसे पहले इसके कंटेंट में देखते हैं। इसके कंटेंट में कौन कौन से क्या क्या चीज़ है इसके अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको बता दूँ थोड़ी सी। ये जो है प्राइस कंट्रोल वाला जो एक्ट है ना, ये टोटल इसका जो है शेड्यूल एक ही है। ठीक है, इसके चैप्टर्स जो हैं कोई भी नहीं है और जो टोटल सेक्शन है टोटल 23 हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा छोटा सा है, 1-2 पेजेस का है। अगर देखा जाए तो अगर हम वैसे अगर एक्सपेंड करके लिखे तो 10-12 पेजेस का बन जाता है, लेकिन ये छोटा सा है, मैक्सिमम 2 to 5 पेजेस। ठीक है, इसका शेड्यूल एक ही है, इसके चैप्टर्स कोई भी नहीं है और सेक्शन 23 है। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला है इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कम्युनिटी, सेकंड है डेफिनेशन, फिर तीसरे एस्टेब्लिशमेंट, चौथा है पावर टू मेक ऑर्डर्स, पांचवा है प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल हिज पावर्स एंड फंक्शंस, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, सेलिंग रीसेलिंग, essential commodities, disposal of seized essential, supply of information, penalties, cognization of offence, appeal, attempts, amendments, offence by corporation, false statement, power to try offence, burden of proof in certain cases, protection of action taken under the act, power to make rules, power to frame regulation, power to amend schedule, overriding effect, repeal and saving। आप यहाँ पे गौर करें तो इसमें से कुछ ज़्यादातर इसमें से एक्ट जो हैं, सॉरी सेक्शंस ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आपको लगते होंगे जैसे हमें पता है, वाकई आपको पता है, क्योंकि हमने पीएसएमए पे कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हार्डिंग में हमने देखे हैं और जो है कुछ जो है हमने देखे हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, अब आप इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हुआ था, मेरी बात सुने, 14 अगस्त 2024 को क्या हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इन्फोर्स? 14 जून 2024 को। अब ये सवाल पैदा होगा कि फिर असेंबली में कब आया था और पास कब हुआ था? 10 जून 2024 को। 10 जून को क्या हुआ था? असेंबली में पास हुआ था और 14 जून को इन्फोर्स गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था और 14 जून को ही गैजेट में अप्लाई हो गया था। अगर ये आपके पास MCQs आ जाए कि ना जो एसेंशियल डोमेटेड प्राइस कंट्रोल वाला जो एक्ट है ना, वो कब गैजेट में पब्लिश हुआ? ठीक है, ये फिर गवर्नमेंट ने कब पास किया? इसकी एक ही डेट है, 14 जून 2024। ठीक है, इस एक्ट का ना सिर्फ एक ही मोटो था कि उसने क्या करना है कि प्राइसेस जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, उनकी प्राइस का कंट्रोल करना। ठीक है, उनकी प्राइस जो आर्टिफिशियल तरीके से जो इनकी हो जाती है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है ना, जिसकी वजह से ना दुकानदारों को तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन आवाम पिस जाती है। तो उसके खिलाफ बनाया गया है प्राइस कंट्रोल एक्ट। ठीक है, इस सेक्शन नंबर 1 के मुताबिक इसका जो पूरा नाम है ना, वो है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ये पूरे पंजाब पे लागू करता है। ठीक है, और ये एक ही दफ़ा ये क्या होता है, लागू होता है। उसके बाद डेफिनेशन में बात करें, एक्ट क्या होता है? एक्ट से मुराद वही होता है, यही है प्राइस पंजाब प्राइस जो एक्ट होता है उसी का पूरा नाम होता है। ठीक है, कोड क्या तो कोड ऑफ क्रिमिनल 1898 पहले पढ़ चुके हैं। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, इसका जो कंट्रोल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो क्या करता है? डिप्टी कमिश्नर करता है। उसके बाद काउंसिल में वो लोग आ जाते हैं जो प्राइस कंट्रोल काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 के तहत आगे जो काउंसिल बनेगी ना, काउंसिल में जैसे एक कमेटी की तरीके जैसे एक कमेटी होती है, वैसे कौन से कुछ मेंबर्स होते हैं जो इसके ऐड कर दिए तो इसको काउंसिल कहलाती है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी, फिर एक काउंसिल बनती है, फिर कमेटी बनती है। जो कमेटी क्या होती है ना, प्राइस कंट्रोल कमेटी नोटिफिकेशन कहती है, कमेटी नोटिफाइड बाय कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। कमेटी क्या होती है, वो इसका क्या करती है, किसी भी चीज़ों के प्राइसेस जो होते हैं उनको देखती है और उनके सप्लाईज को कंट्रोल करती है। डीलर जो होता है ना, डीलर जो होता है वो तमाम जो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो लेन करते हैं, जो देन करते हैं, जो सेलिंग करते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो होलसेल पे होते हैं या रिटेलर होता है, वो क्या होता है, डीलर कहलाता है। एसेंशियल कमोडिटी वो होती है कि जो एक एक ज़रूरी होती है। एसेंशियल कमोडिटी जो गुजर बसर के लिए खाने में या फिर जो होते हैं जो बेइंतहाई ज़रूरी होती है, जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता, ठीक है, वो एसेंशियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। अब वो कहते हैं कि इस एक्ट में इसका मुकम्मल जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है ना, उनका मुकम्मल बता दिया गया है। अपने एंड पे देखेंगे इनका पूरा कौन कौन सी चीज़ें जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ में आती है। गवर्नमेंट से बता दिया, ये प्रोविजनल है। उसके बाद इम्पोर्टर वो होता है कि ना पर्सन इम्पोर्टिंग इनटू पाकिस्तान वेदर एन इम्पोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट और अदरवाइज एसेंशियल कम्युनिटी फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान but does not include a person importing any essential commodity as part of his personal beverage। एक बंदा जो है कोई चीज़ मंगवाता है, बाहर से मंगवाता है ना, अपने अपने अगर खुद के यूज़ मंगवाता है ना, तो वो तो उसके वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो बेचने के लिए मंगवाता है ना, तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, या तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास लाइसेंस हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तान से बाहर क्या करे, एसेंशियल कमोडिटीज़ फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो पाकिस्तान से बाहर चीज़ें नहीं भेज सकता, ठीक है, इम्पोर्टेड होता है, वो इम्पोर्टर कहलाता है। अब ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर यही होता है कि जो एक अथॉरिटी देती है, प्रिस्क्राइब्ड हो जो अथॉरिटी में, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो क्या मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोविंस क्या है, पंजाब है। प्रोविंशनल कंट्रोलर जनरल, ये कौन होता है, ये इसका प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल, ये जैसे कि इनकी अथॉरिटी के एक नाम होगा। हम इसका मजीद सेक्शन नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशंस क्या होती हैं, ये रूल्स को होते हैं, ये होते मीन रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर इस एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस बनाए और रूल्स होते हैं उनको जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो रेगुलेशंस होती हैं। रूल्स कौन होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स इस एक्ट में जो गवर्नमेंट बनाती है। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल वही होता है जिसमें ना अपेंडिकली मतलब नंबर वाइज हर चीज़ मौजूद होती है। सेक्रेटरी कौन सा होता है, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को कहते हैं। इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, इसमें बस एक दो चीज़ों पर वाले शुरू वाले दो तीन, ठीक है। अब उसके बाद इसका है पॉइंट नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल। कौन सा पीछे हमने देखा था डेफिनेशन में, कौन सा क्या से बनती है। इसके एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इन मिनिस्टर्स में से ना 1 2 3 4 इंडस्ट्रीज में से ना 4 शोबों में फील्ड्स में से वहाँ से किसी एक को चूज़ किया जाएगा जो इसका चेयर पर्सन होगा। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ फूड, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी के बाद पहले भी वाइस पर्सन है कहाँ पे, पीरा में। उसके बाद सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स। ये देखिए आप होर्डिंग जो एक्टर हम देखे हैं ना, आपने पीछे पढ़ा है, उसमें भी है, देखिए 5 उसमें 5 लोग थे। एक होम डिपार्टमेंट था, उसके बाद ना पुलिस वाला था। इसमें आप जब आप वीडियो देखेंगे ना, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। सेक्टर उसके बाद ये है सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है, कॉमर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट का आगे थी ऊपर वाली चीज़ आ गई। ये भी मेंबर हो सकता है या फिर सेक्रेटरी हो सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकता है, ये फूड हो सकता है, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक डेयरी प्रोडक्ट हो जाते हैं, सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट। एंड देखिए आप बार बार एक ही चीज़ की बात हो रही है कि खाने पीने और ओढ़ने के बाद, सिंपल सी बात करो, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो करती है ना, उनको जो हेड कर रहा होता है ना, वो मिनिस्टर होता है। जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के अंदर जो काम करते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। इनमें टोटल जो है तकरीबन सारे लोग मिलके कहते हैं काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, इन्होंने वो चीज़ों को जो कहते हैं कि पावर अंडर सेक्शन 4 जो है अब आगे उसमें कहते हैं कि ना ये ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रिवेलिंग इन वेरियस मार्केट्स। वो क्या करते हैं कि जितनी भी मार्केट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं ना, उनकी वेरिएशंस को देखती है, उनके बारे में मालूमात लेते हैं, उनके फिर रिव्यू करते हैं। उसके बाद ना कमोडिटीज़ फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट,
अब उसकी जो कम्युनिटीज़ की तरफ से इस एक्ट के तरफ से जो चीज़ें उसकी प्राइस फिक्स की गई ना, उसके उनकी प्राइस के साथ जो मार्केट में प्राइस चल रही है उनके आपस में क्या करेगा, कंपैरिजन करके मुआवजा करेगा, रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा, उसके बाद फिर एक्शन लेगा। ठीक है, और उसके बाद ये कोई डायरेक्शंस भी दे सकता है, और उस ऑर्डर और उसके जो एक्शन में ना क्या होगा कि या तो कोई डायरेक्शन होगी किस चीज़ को कम करो, या फिर ऑर्डर देगा कि उसको क्या करो, सजा दो, या फिर उसको जो चीज़ उसको सही लगेगा वो करेगी, ठीक करेगा। अब पावर टू मेक ऑर्डर्स, अब पावर टू मेक ऑर्डर्स कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट को कोई लगता है ना, अगर कहीं चीज़ सॉरी ये रूल्स की बात नहीं हो रही, पावर टू मेक ऑर्डर्स, इसमें जो कौंसल होती है इटसेल्फ या प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल या अथोराइज ऑफिसर या कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज फॉर स्पेसिफिक एसेंशियल कमोडिटीज़, वो क्या होता है कि उसको लगता है कहीं भी लगता है कि इनके इन प्राइसेस में डिफरेंस है या इसकी अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, या इसकी जो प्राइस है वो ठीक नहीं है, या इसके प्राइस इस तरह कम रखेंगे जो नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकता है, उसके क्या कहेगा किस प्राइस को कम किया जाए, या फिर जो एक्ट में बताया गया उसके मुताबिक रखा जाए। ठीक है, और इस तरह से प्राइस को कैसे क्या रेगुलेट करेगा, उसके प्रोडक्शन को देखेगा, मूवमेंट को देखेगा, ट्रांसपोर्ट को देखेगा, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है रेगुलेटिंग द प्राइस। प्राइस को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन के बाद वो मूवमेंट कैसे होती है, मतलब ये पहले पैदा हो गया, फिर बनावट कैसे होगी, फिर ट्रांसफ़र, फिर सप्लाई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्पोजल, फिर सेल, इस तरीके से जितना भी आता है अंदर एक्सपेंस वगैरह होता है उसमें जो उसके उसी के मुताबिक उसका क्या रखा जाता है, प्राइस रखी जाती है। वो क्या उसमें कहते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में किसी भी तासुब के बगैर जो किसी भी इसमें कोई तासुब किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा कौन करता है, इसमें सब पे क्या होगी, उस पर पावर्स लागू होंगे, रूल्स लागू होंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या होगा कि पार्ट्स ऑल इन एरिया, किसी भी एरिया में ना जो कमोडिटीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे कहीं बेची जा रही हैं फिर से या ख़रीदी जा रही है ना, उनकी प्राइस को कंट्रोल करके किया जाता है। ठीक है, उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, उसके ट्रीटमेंट को देखता है, उसके बाद ना जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है उसके ऊपर गहरी नज़र रखता है ताकि कहीं ऊँच नीच ना हो जाए, कोई बंदा जो है चोरी छुपे मतलब ज़्यादा महंगा तो नहीं बेच रहा। अब इसको इम्प्लीमेंट करके करेगा, उसके पास जो बंदा सेल कर रहा है उसके पास या तो फिर लाइसेंस हो, परमिट हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोविंस ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी, किसी एसेंशियल कमोडिटी को सूबे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, परमिट होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ना अगर किस जगह पे कॉमर्स कम्प्यूटर होते वैसे तो आमतौर पर रखी जाती है, सेल की रखिएगा कि बाद वक़्त ऐसा हो जाते हैं कि इसको सेल करने से मना कर दिया, तो वो बाद वक़्त वो हालात बनते इस तरह के बनते हैं कि उनको मना विद होल्डिंग हो जाते हैं, सेल की हो जाती है, होल्डिंग हो जाती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है होल्डिंग स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, अगर कोई पर्सन है उसको ना एक एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक चाहिए। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा एक स्पेसिफाइड एरिया में, या फिर वो क्या करेगा उसको मुकम्मल पहनाना चाहता है, लेकिन उसकी जो प्राइस है ना specified part of the stock at such price to such person or class of person under such condition as may be prescribed। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा है ना वो ना क्या करता है होल्ड कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के, वो कहता है कि ना इसको सारे को तमाम को बेचना चाहता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, वो क्या करता है सारे स्टॉक को बेच सकता है एट सच प्राइस, जो उस टाइम प्राइस चल रही है कि उसी के मुताबिक बेच सकता है। ठीक है, उस शख्स को या फिर उसके अगर उस पर्सन की क्लास क्या उसके ऊपर वो तमाम कंडीशंस अप्लाई होंगी जो इस एक्ट में बताई गई हैं। ठीक है, वो कहते हैं मिनिमम क्वांटिटी को मेंटेन करना या उसको फिक्स करना क्या होता है, ये हर एक टाइम के साथ डिफरेंट होते हैं, और हर दुकान और डीलर के पास जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है या फिर डीलर होता है उसके पास अलग अलग होता है। ठीक है, अगर कहते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन स्टैटिक विद द व्यू टू रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग एनी ऑफ मैटर इज ऑफर सेड, वो कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या उसको स्टैट्स लेने के लिए वो उसकी जितनी भी रेगुलेशंस होती है ना या फिर उनको किस चीज़ से रोका जाता है ना, वो सारी जो पाबंदियाँ उसको देखा जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा गलत काम में मुलविस है तो एसेंशियल कमोडिटीज़ को वो क्या करता है ना, उसकी प्रोडक्शन को देखता है ना, मेंटेन करता है, उसके इंस्पेक्शन करता है, और सारी इस किताब के जिसमें उसका खाता लिखा हुआ तो उसका पूरा लेन देन होता है, वो अकाउंट्स को देखता है, रिकॉर्ड्स को देखता है, उसके अलावा जितने भी मामला होते हैं उसको देखता है,
और अपनी इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद अपना एक्शन लेता है। वो कहते हैं फारूक कह रहे एवरी इम्पोर्टर जो होता है, जो मंगवाता है, प्रोड्यूसर जो पैदा करता है, डीलर जो ख़रीदता है, होलसेलर जो बेचता है, एंड रिटेलर जो दुकानदार होता है। वो कहता है कि वो सभी कमोडिटीज़ के पास वहाँ पे उनके सेल प्राइस की एक जगह होती है। उसके बाद वो उस सच्ची कमोडिटीज़ को एक साथ से ज़्यादा महंगा नहीं कर सकता। उसमें फॉर एनी इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंटल मैटर्स, अगर कोई वाक़या हादसा आ जाता है या फिर सप्लीमेंट में कोई मसला आ जाता है तो तब तो उस जगह पार्टिकुलरली ख़ास जगह पे ना क्या हो जाएगी, उसके व्हीकल प्रिंसेस व्हीकल या वेसल्स या फिर क्या हो जाती है, कोई मसला हो जाता है तो वहाँ पे अथॉरिटी के पास अथॉरिटी होती है कि उसको लग रहा है कि कहीं पे ये काम गलत हो रहा है या फिर उसको सप्लीमेंट्री भी कोई इशू आ रहा है, एक्सीडेंटली इंसिडेंटल हादसा के तौर पे वो क्या करे, उसको नुकसान हो जाता है तो उसकी चीज़ें बढ़ा के कभी पूरी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। उसके बाद उस पर्सन को क्या उस कंट्रोवर्शियल ऑफ द ऑर्डर हैज़ बीन इज़ बीइंग अबाउट ऑफ टू बी कमिटेड, उसके बाद जो शख्स होगा उसको जो भी जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी, या ठीक है, या फिर उसको माफ़ी भी मिल सकती है। उसके बाद या फिर उसके बाद इशू ऑफ लाइसेंस हो गया, परमिट या अदरवाइज एंड चार्जिंग ऑफ फ़ी। उसके बाद या तो उसके पास अगर कोई गलत काम कर रहा है ना और उसकी कोई मजबूरी बन जाती है तो उसके लिए भी उसको सुना दी जा सकती है, ठीक है। अगर इस रात बनना चाहता है या ग्रांट लेना चाहता है ना, उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, परमिट होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर सीजर एंड फॉर चोरी ऑफ स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, अगर कोई बंदा स्टॉक एसेंशियल का क्या करता है, सॉरी एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक कर लेता है, उसको क्या करता है सीजर जब्त कर लेता है या फिर उसको क्या करता है उसको स्टोर करके रख लेता है। और उसके बाद कहता है कि एंड सीलिंग ऑफ बिजनेस प्लेसेस या बिजनेस प्लेस को सील कर सकते हैं, प्रीमिसेस फाउंड इन कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हायर्ड एंड रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग। वो कहेंगे अगर कोई बंदा है उसको ना वो इस काम को मुंतकिब पाया जाता है, उसने क्या करता है वो ना उसने अपना एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक है ना वो उसने बंद करके रख दिया, उसने सेल नहीं किया, तो अगर किसी को पता चल लेता है वो क्या करेगा, वो बर वक्त उसके एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने के बाद उसको ये मौका दिया जाता है कि आप ना अपना जो काम है ना या तो हमें बोल के बताएं या फिर उसका रिकॉर्डिंग में उसके रीज़न बताएं कि आपने ये काम ऐसा क्यों किया या फिर लिख के बताया जाए उसको।